आज हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी नया टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड है। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व कैसे मापा जाता है, व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और व्यक्तित्व क्यों ज़रूरी है, पर्सनैलिटी क्यों ज़रूरी है आज के इस दौर में। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, बहुत ही सिंपल है और एग्जाम के हिसाब से भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में व्यक्तित्व होता क्या है, कि व्हाट इज द पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी शब्द के ऊपर अगर हम जाएं, पर्सनैलिटी शब्द जो है वो एक्चुअल में अंग्रेजी का है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अंग्रेजी भाषा यहां से निकली हुई है, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का एक शब्द आता है, कौन सा, पर्सोना। और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या नकली चेहरा। नकली चेहरा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पर्सनैलिटी जो बाहर से प्राय कर देखते हैं हम, वो होती नहीं है। बाहर आप जो मुझे दिखाई दे रहे हो वो असलियत नहीं है, वो आपका एक प्रकार का मुखौटा है। और अब पर्सनैलिटी की जब जांच करते हैं, पर्सनैलिटी का जो मेजरमेंट करते हैं, तो अंदर से भी टटोला जाता है कि अंदर क्या है उसके, तो वहां पता लगता है एक्चुअल में पर्सनैलिटी क्या है। तो प्राचीन काल में पर्सनैलिटी उनको बोला जाता था जो सर्कस में मुखौटा बांधकर कुछ एक्ट करते थे। तो सर्कस में मुखौटा, नकली चेहरा लगाकर, यानी कि मास्क, जिसको फेक या फेक फेस कह सकते हो या मास्क कह सकते हो, इस प्रकार के जो सर्कस में आपने देखे होंगे, प्राचीन काल में ये शब्द वहां से आया है। और यहां अगर वर्तमान में देखें तो पर्सनैलिटी का रूप काफी सारा चेंज हो गया है। आज का व्यक्तित्व है, प्राचीन काल वाला व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन यहां पर आपको ये शब्द समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में व्यक्तित्व शब्द आया कहां से, पर्सनैलिटी शब्द निकला कहां से और उसका मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान रखना है, पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से निकला है और उसका मतलब होता है मुखौटा या नकली चेहरा, फेस या फेक मास्क, कि ऐसा फेक फेस जो वास्तविक नहीं है, उसको हम कहते हैं पर्सोना। उसके बाद में देखो, प्रारंभ में व्यक्तित्व और वर्तमान में यानी कि आधुनिक काल का व्यक्तित्व, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि चीजें लगातार चेंज हो रही है। आज आप बैठे बैठे जो सोच रहे हो ना, 5 साल के बाद में आपकी सोच कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। हर दिन सोच बदलती है, हर बार बदलती है, सब्जेक्ट के बारे में सोच बदल जाती है, इंसानों के बारे में सोच बदलती है, तो परिभाषाएं भी चेंज होती है। तो प्राचीन काल में व्यक्तित्व क्या था, इसको आप समझे थोड़ा ध्यान से, कि प्राचीन काल में वेशभूषा यानी कि ड्रेस, इसको व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता था। रंग रूप की व्यक्ति किस प्रकार से दिखता है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, उसका फेस कट कितना है, कैसा है, अपीयरेंस कितना है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन किस प्रकार का होता है, उसको व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता था। शरीर की रचना यानी कि उसका फिजिक्स किस प्रकार से है, फिजिकल जो बॉडी है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, क्या उसको देखने के बाद में आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, बाह्य गुणों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटीज, यानी कि आंतरिक नहीं है, ये बाहरी, जो बाहरी आवरण जो दिखाई दे रहे हैं उसी को शामिल किया जाता था। व्यवहार, ये सब बाहरी है, कि आप किस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते हो और किस प्रकार की आपकी आदतें हैं। और बनावट, बनावट या टेक्सचर, जो ये भी सब एक्सटर्नल है। यानी कि प्रारंभ में जो व्यक्तित्व होता था वो उसका आकलन बाहरी चीजों को देखकर ही किया जाता था। लेकिन अब मैंने कहा चेंज हो गया है, अब हम व्यक्तित्व में बाहरी तो लेते ही हैं, ये तो आपकी आएगी आएगी, लेकिन साथ में एक और ऐड कर दिया कि वर्तमान में आंतरिक गुण भी शामिल कर दिया है, कि व्यक्तित्व में व्यक्ति की सोच कैसी है, वो किस प्रकार से चीजों पर रिएक्ट करता है, ये भी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो आंतरिक व बाह्य दोनों गुण वर्तमान में शामिल हैं। संपूर्ण आकलन किया जाता है एक व्यक्ति का, कंप्लीट असेसमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर आपको पूरा आकलन करना है तो केवल बाहर से देखकर नहीं, केवल उसका चेहरा देखकर नहीं, चेहरे की सुंदरता और कपड़ों की सुंदरता नहीं,
आप उसको विचारों की सुंदरता से भी आकलन करें कि वो कितना अच्छे विचार लेकर घूम रहा है। आपने सुना होगा एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आजकल, जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, उसमें स्पेशली आईएएस के एग्जाम में ये इस्तेमाल किया जाता है। यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम लेती है, प्री और मेंस क्वालिफाई होने के बाद में उनको कॉल आता है कि आपका एक टेस्ट और होगा, और उस टेस्ट का नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं इंटरव्यू। लेकिन यूपीएससी कहता है ये इंटरव्यू नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। और उस पर्सनैलिटी में इस प्रकार से 5 लोग बैठते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के एकदम माहिर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं सब्जेक्ट के, और वो आपके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। तो आप जब एंट्री करते हैं तो आपके फेस का एक्सप्रेशन, आपके कपड़ों का, आपकी बॉडी का लेआउट, ये तो पहला इंप्रेशन हो गया। उसको वो ज्यादा तवज्जो नहीं देता, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब आप बैठ गए, उसके बाद में आपके साथ बातचीत स्टार्ट करेंगे, और बातचीत में ऐसा कुछ भी वो नहीं पूछेंगे जो आप बता नहीं पाओ। आपसे ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें आपको लगता है कि ये तो बहुत इजी है, और आप एकदम बहुत उत्सुकता से उनका जवाब दे दोगे। उस जवाब में, उस आंसर से वो पता लगा लेंगे ये व्यक्ति किस प्रकार की विचारधारा का है, ये कैसी सोच रखता है, और जब विकट परिस्थिति आती है तो ये रिएक्ट किस प्रकार से करता है। साथ साथ आपको ऐसे सवाल भी पूछेंगे जिसमें आपको बड़ी झुंझलाहट सी होगी, और बीच बीच में वो इतने फेमिलियर हो जाएंगे, इतनी हंसी मजाक का माहौल बना देंगे, और हंसी मजाक के बाद में इंसान भावनाओं में बह जाता है प्राय कर, और फिर वो कुछ भी बोल देता है। वहां पर्सनैलिटी की वो जांच करते हैं। तो उनका अल्टीमेट टारगेट होता है कि इसकी वास्तविक जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसका पता लगाना। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पूरे जीवन भर वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, किस प्रकार के स्कूल में पढ़ा है, कैसे टीचर से वो पढ़ा है, कैसे फ्रेंड सर्किल के साथ में रहा है, और किस प्रकार की उसने फिल्में देखी है, कैसी न्यूज देखी है, सोशल मीडिया पर उसने क्या देखा है, ये सारी चीजें जो है लंबे टाइम तक हमारे जीवन में आती रहती है दिमाग में, और हम उसी प्रकार के बन जाते हैं एक दिन। और फिर उस चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। चलिए, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ कहता है एक परिभाषा में, रॉबर्ट एस वुडवर्थ अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, और वो कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की समग्र गुणात्मकता है। क्या है? समग्र गुणात्मकता, यानी कि पर्सनैलिटी इज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। यानी कि एक व्यक्ति में आंतरिक और बाहरी रूप से कितनी सारी चीजों को आप उसमें शामिल कर सकते हो। कंप्लीट जो है समग्र आकलन जो होता है वही व्यक्तित्व है, जिसमें आपका खुलापन होना चाहिए, आपका एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी, ईमानदार, कॉन्शियस और स्टेबल, स्थायित्व, आशावादी, ये सारी चीजें व्यक्तित्व का पार्ट है। आप अगर आशावादी हैं अपनी बातों से, अगर कई बार होता है ना, बातों से पता लगता है सब कुछ कि व्यक्ति आशावादी है या निराशावादी। परिस्थितियों के आधार पर आप किस प्रकार के रिएक्ट करते हैं। बारिश तेज होगी तो आपके रिएक्शन किस प्रकार के आएंगे। बारिश को आप गाली दोगे या आप कहोगे ये प्राकृतिक है, ये होना भी चाहिए। तो यहां भी व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है। कई लोग, तेज धूप आती है तो धूप को भी गाली देने लग जाते हैं। वहां हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम गाली एक्चुअली में दे किसको रहे हैं, हम किसके सामने रिएक्ट हो रहे हैं, हमारे रिएक्शन किसके सामने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आकलन करती है व्यक्तित्व का। कर्ट लेविन अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है, कर्ट लेविन। वो कहता है कि व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक व्यक्ति तथा उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण का परिणाम है। यानी कि पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल एंड हिज साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल, क्या होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट? एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा परिवेश जहां से हमारी सोच डेवलप होती है, जहां हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो हमें विचार और आइडियाज और कुछ करने के समाधान बताते हैं। तो वहां उस वातावरण को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपको किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिला है, हम वैसे ही बनते हैं। और इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति को किस प्रकार का माहौल मिला है, एक व्यक्ति को किस प्रकार की सुविधाएं मिली है, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रही है, और
उसके जीवन में उसका केयर किस प्रकार से हुआ है। तो इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ये मिलकर एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, व्यक्तित्व का। कर्ट लेविन कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और वातावरण उसका कंप्लीट रिजल्ट है ये। उसके बाद में देखो व्यक्तित्व की व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनैलिटी, कि किस प्रकार से आप इंटरप्रिटेशन करोगे, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल करोगे। जब व्याख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जब पर्सनैलिटी की बात करें तो उसको आप पर्सन माने, ह्यूमन बीइंग, कि आप जब तक किसी को ह्यूमन बीइंग नहीं मानोगे तब तक आप उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं कर सकते। इंसान वस्तु नहीं हो सकता, इंसान इंसान ही होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, उसमें करुणा है, उसके अंदर भावनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं और उनसे मिलकर एक व्यक्ति बना है। तो ये सारी चीजें जानवरों में नहीं होती है, इंसान के अंदर होती है, वस्तुओं में नहीं होती है। लिविंग बीइंग की बात करें तो जानवर भी एक लिविंग बीइंग है, पेड़ पौधे भी लिविंग बीइंग है, लेकिन व्यक्तित्व का आकलन हम केवल इंसान के लिए करेंगे। तो ये कह रहा है कि वो एक इंसान होना चाहिए, उसी के व्यक्तित्व का आकलन हम कर सकते हैं। देखो, व्यक्तित्व शब्द केवल मनुष्य के लिए इस्तेमाल हुआ है या मनुष्य का होना जरूरी है। तो द वर्ड पर्सनैलिटी इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर ये होती है आत्म चेतना, आई एम, मैं हूं का भाव होता है। द पर्सनैलिटी हैज सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि एक व्यक्ति ही होता है जो कहता है कि ये मैं हूं। जानवर ऐसा कभी नहीं कह सकता ये मैं हूं। व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की जो भावना होती है, उस भावना को हम कहते हैं आत्म चेतना की भावना। वो खुद चेतन होकर कुछ कार्य करता है और उन कार्यों से ही उसकी पर्सनैलिटी को हम जज करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को शामिल किया जाता है व्यक्तित्व में। उसके बाद में देखो मनोदेहिक व्यवस्था। व्यक्तित्व की व्याख्या में मनोदेहिक व्यवस्था यानी कि साइकोमेटिक सिस्टम, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति किस प्रकार के परिवेश में रहा है, उसको परिवेश भी मिलना जरूरी है, उसको आंतरिक और बाहरी उसकी विशेषताएं आपको देखनी पड़ेगी। और ये कब बनती है व्यक्ति की, देखो यहां ये कह रहा है कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसकी बाह्य विशेषता और आंतरिक विशेषता, उन दोनों के आधार पर आप उसकी मनोदेहिक यानी कि उसके अंदर और बाहर की चीजों को जज करें। मन अंदर, देह बाहर। अब इसमें आंतरिक में आएगा अपनी चरित्र, आदतें और संवेग, यानी कि कैरेक्टर, हैबिट और इमोशन, और बाहरी में आ जाएगी आपकी शारीरिक बनावट। तो इन दोनों को शामिल करेंगे और फिर हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे, उसको हम कहते हैं मनोदेहिक व्यवस्था। मनो ये हो गया देहिक, ये हो गया मन। उसके बाद में गतिशीलता होती है व्यक्तित्व में, डायनामिक। अगर कोई व्यक्ति गतिशील नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी वातावरण के अनुकूल नहीं है। यानी कि आपने सोचा कि वर्तमान का ट्रेंड चेंज हो रहा है और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने वातावरण को देखकर रिएक्ट किया है और आपने तैयारी स्टार्ट कर दी कि हमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो इस प्रकार की गतिशीलता जब होती है तब हम चीजों को सीखते हैं, लगातार संपर्क करते हैं लोगों से, नई नई चीजों के बारे में हम आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो व्यक्तित्व एकीकृत तथा संगठित होने के साथ साथ निरंतर गतिशील है। गतिशील होता है क्योंकि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती है। एक व्यक्ति परिस्थितियों के साथ रिएक्ट करता है और बाहर की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। आज आपकी जो सिचुएशन है वो कल वैसी नहीं रहेगी, परसों वैसी नहीं रहेगी, ये बदलता रहता है और हम भी उसके साथ में चेंज हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं गतिशील होना। पर्सनैलिटी इज इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉन्स्टेंटली डायनामिक बिकॉज एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कीप चेंजिंग, यानी कि बाहरी जो वातावरण है हमारा वो लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए हम व्यक्तित्व को कहते हैं ये गतिशील है, डायनामिक। सिंपल एकदम। देखो ये लड़का जो है ये मैम से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है,
एक जमाना था जब हम क्या सोचते थे कि लड़कियों से हाथ नहीं मिलाने का और बिल्कुल दूर रहने का। अब जब लोग जो है पढ़ लिख कर कॉर्पोरेट में जाते हैं और वहां वो लैंगिक भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं कि सबको एक जैसा सैलरी है, सबको एक जैसा काम है, तो वहां पर किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं। ये सोच माहौल को देख के तो बदलती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं डायनामिक होता है व्यक्तित्व। उसके बाद में व्यक्तित्व में शामिल होगा वातावरण, इन्वायरमेंट। देखो, वातावरण ही सब कुछ है, इन्वायरमेंट ही सब कुछ है। जीन को अगर छोड़ दें तो ये कह रहा है कि जीन को छोड़कर, जीन क्या होता है? जीन्स हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो हमारे पूर्वजों की सूचनाएं लेकर घूम रहा है, जैसे पूर्वज थे वैसे हमें बना देता है, उसको हम जीन कहते हैं। जीन को छोड़कर व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित जो करता है वो करता है वातावरण, जिसमें आता है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक। इनसे मिलकर बनता है वातावरण। व्हाट अफेक्ट पर्सनैलिटी द मोस्ट अदर देन जीन्स? सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो ये सारी चीजें मिलती है तो हमारा वातावरण बनता है। एक वातावरण के अंदर इतनी सारी चीजें होती है। अच्छा, एक होता है जीन और एक होता है वातावरण। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पर्सनैलिटी। ये कह रहा है कि जीन को अगर छोड़ दें तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमें करता है वातावरण। उसके बाद में अद्वितीय यानी कि यूनिक। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या है? यूनिक है, वो किसी के जैसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्तित्व अद्वितीय है। पर्यावरण के साथ समायोजन करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, यानी कि समायोजन, एडजस्टमेंट का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखो, एवरी पर्सनैलिटी इज यूनिक, हैज डिफरेंट वे ऑफ एडजस्टिंग विद द एनवायरमेंट। देखो, होता क्या है कि अभी आप लोग यहां पर बैठे हैं, तो क्या यह जरूरी है कि सबके दिमाग में एक ही टाइप का आइडिया चल रहा है? अलग अलग आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं और एक जैसा विचार किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, हम किसी के जैसे नहीं होते। एक जैसा वातावरण, मान लो कि दो भाई बहन हैं और उनको एक ही जैसा वातावरण मिला है, एक ही जैसा स्कूल मिला है और एक ही जैसे टीचर मिले हैं, क्या आप मानोगे कि उनको सफलता एक ही जैसी मिलेगी, उनको रिजल्ट एक जैसा मिलेगा? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितना भी एनवायरनमेंट एक जैसा बना लो, रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। अभी आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, यहां पर साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो, उसमें क्या जरूरी है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में सबका रिजल्ट आ जाएगा और सबका सिलेक्शन हो जाएगा? यह भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अलग अलग प्रकार की सोच होती है। व्यक्ति अपने आप में अद्भुत है और वो रिएक्ट किस प्रकार से कर रहा है वातावरण को देखकर, वो कंप्लीट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर हमें यह मानना है कि व्यक्तित्व जो है अपने आप में यूनिक है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति की हाइट जो है वो यूनिक है अपने आप में? आप मानते हो? क्या आपकी हाइट का व्यक्ति है इस अर्थ के ऊपर कोई धरती पर? है ही नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी जो हाइट है ना, वो भगवान ने आपको ही दी है। इसके अलावा कोई कॉपी है ही नहीं आपकी। ये क्या बात कर रहे हो सर? मेरे घर में भी मिल जाएंगे आपको, तो संसार तो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं उस हाइट की बात नहीं कर रहा हूं जो आप इंच और सेंटीमीटर में मापते हो। ये बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। तो हर व्यक्ति की हाइट, हर व्यक्ति की आवाज, उसकी कलर, फिंगरप्रिंट, आंखों का रंग, सब कुछ डिफरेंट है। चेहरा देख लो, किसी का मिलता नहीं है। तो यूनिक तो है पर्सनैलिटी। समायोजन, एडजस्टमेंट, यानी कि अपने अंदर और बाहर की परिस्थितियों में संतुलन रखना और अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य चुनना या उसका चुनाव करना, यही समायोजन है। मेंटेनिंग बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड योरसेल्फ, चूज ए गोल बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज, कि आपकी जो क्षमता है उसी के अनुसार आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं उससे पहले आप अपने आप से पूछते हैं कि मैं एक्चुअल में कितना काबिल हूं उसके लिए, और इसी प्रकार से आप अपने अंदर झांकते हैं और बाहर देखते हैं कि मैं कितना काबिल हूं और मेरे पास कितनी सुविधाएं हैं।
और उसी के आधार पर आप परिस्थितियों के साथ में संतुलन बिठाते हैं, एडजस्ट करते हैं। हम उन्हीं परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करेंगे जो हमारे अनुकूल होगी, हमारे अंदर वाली और बाहर वाली जो हमारी सिचुएशन है उसके जो अनुकूल, जो करीब होगी, हम उसके साथ समायोजन करेंगे। प्रत्येक इंसान यही करता है, उसे हम समायोजन बोलते हैं। चलिए, उसके बाद में व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व की बात करेंगे। यानी कि अभी जो हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि एक्चुअल में व्यक्तित्व होता क्या है और उस व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें शामिल है, और अब हम बात करेंगे कि ये जो पर्सनैलिटी है ये बनती कैसे है, इसको कौन निर्धारित करता है, इस व्यक्तित्व को निर्धारित तत्व क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हमने बात की थी अभी वातावरण की, और वातावरण हमारा व्यक्तित्व बनाता है। एनवायरमेंट जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीजें लगातार चेंज होती रहती है, जिसमें हमारा समाज, संस्कृति, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक जो परिवेश है वो सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल, इन सारी चीजों में जो जो चेंजेज आएगा वो हमें चेंज करेगा। आज किस प्रकार की राजनीति है देश में, राजनीतिक माहौल कैसा है, और हमें वो वैसा ही बना देता है। आपने कई बार देखा होगा एक पार्टी की विचारधारा वो लोगों के दिमाग में डाल देती है, कैसे भी करके, एडवर्टाइजमेंट करके, माहौल बनाकर। तो ये माहौल जो है हमें, हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है, हमारा कल्चर, हमारी शिक्षा, हमारी किस प्रकार की शिक्षा है, तो ये सारी चीजें वातावरणीय कारक में आती है। 2 नंबर है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी कारक यानी कि जेनेटिक फैक्टर, जो हमारे जीन है वो भी हमारे व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है। अब देखो, हमारी शारीरिक बनावट, विकृतियां, स्वास्थ्य और गुण वो कहीं न कहीं हमें अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने पूर्वजों से मिला है। हम बात करेंगे आगे जब बाल विकास पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें ये सारी चीजें आपको डिटेल में आएगी कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, आज जो व्यक्ति जो भी है, हम लोग वो हजारों साल पुराने, लाखों साल पुराने हमारे जो पूर्वज थे उनके जीन को हम लेकर चल रहे हैं। यानी कि हजारों लाखों साल पुराने जो हमारे पूर्वज थे उनका जीन हमारे अंदर है। वो कितना अंश किसका है उसके बारे में सारी चीजें आएगी। तो आनुवंशिकी जो है वो हमारे लिए व्यक्तित्व का कारक है। तो फिजिकल अपीयरेंस, डिफॉर्मिटीज, हेल्थ और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखो इस प्रकार से, जिस प्रकार से बच्चे हैं, कहीं ना कहीं माता पिता का गुण उसके अंदर होता है, कहीं ना कहीं पूर्वजों का गुण उसके अंदर होता है। आपने कई बार देखा होगा एक बच्चा बड़ा शर्मिला टाइप है, और फिर घर में कहते हैं, उसकी दादी कहती है इसका बाप भी शर्मिला ही था, जैसे बच्चा हुआ है। और एक बिटिया जो है बहुत ज्यादा बोलती है, तो फिर दादी कहती है कि इसकी मम्मी बहुत ज्यादा बोलती थी, और ये बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी, मम्मी पर गई है, दादा पर गई है, दादी पर गई है, नाना पर गई है, मामा पर गई है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित तो करते हैं कहीं ना कहीं, अनुवांशिक गुण। उसके बाद में देखो वातावरण प्लस अनुवांशिकी, यानी कि दोनों का मिलन, इन्वायरमेंट प्लस जेनेटिक्स, ये दोनों जब मिल जाते हैं। देखो मैंने आपको बोला 10 + 10, यानी कि 10 गुण आपको इन्वायरमेंट के मिलेंगे और 10 गुण आपको जेनेटिक्स मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए 20। लेकिन मनोवैज्ञानिक साइंस कहती है वो 20 नहीं होंगे, वो 100 होंगे। यहां इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, P = H × E। पर्सनैलिटी इक्वल टू, यहां पर हो गया H का हेरिडिटी और E का इन्वायरमेंट, हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स। और ये जो 10 गुण मैंने कहा कि आपके इन्वायरमेंट के हैं और 10 गुण आपके जेनेटिक्स से मिले हैं, तो ये आपका प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये गुण हो जाएंगे 100। इस प्रकार से चलती है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके वंश क्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया है, अंत्यक्रिया है। यानी कि द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन इज द इंटरेक्शन ऑफ हिज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। उनका जब इंटरेक्शन होता है तो मल्टीप्लाई होता है। ये गुण जो है एड नहीं होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं।
तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जो नेचर और नर्चर दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। तो नेचर क्या हो गया, नेचर किसे कहते हैं और नर्चर किसे कहते हैं? नर्चर का मतलब हम बोलते हैं ना कि पालन पोषण। पालन पोषण किस प्रकार के माहौल में हुआ है, इसको हम कहते हैं वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। और नेचर जो होता है उसको हम कहते हैं वंशक्रम, हेरिडिटी। और इन दोनों के मिलन से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। उसके बाद में कुछ अन्य कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के अलावा भी। हालांकि हम उसको इन्वायरमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये अलग से प्रभावित करते हैं। मीडिया आजकल के दौर में ये सब ज्यादा प्रभावित कर रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आप किस टाइप की वीडियो देख रहे हो, आप किस टाइप के सोशल मीडिया के रील देख रहे हो, तो उस टाइप का मेंटेलिटी हमारा धीरे धीरे बन जाता है। पास पड़ोस, आपके पड़ोस में किस टाइप के लोग रहते हैं, नेबरहुड आपकी किस प्रकार की, अच्छे लोग रहते हैं या झगड़ालू टाइप के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, आप उनसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। आपको नहीं मैं उनसे बात भी नहीं करूंगा, आप बात मत करो, लेकिन वो अपनी बात आप तक पहुंचा देंगे। तो उसका प्रभाव पड़ता है आय के साधन, सोर्स ऑफ इनकम, कि आपके आय के साधन कितने हैं, वो भी आपका व्यक्तित्व तय करता है। रहन सहन किस प्रकार का आपका लाइफस्टाइल, तो ये भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अदर फैक्टर्स है ये। चलिए अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार, मतलब किस किस टाइप के व्यक्तित्व होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। और कार्ल जुंग जो है, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है कार्ल जुंग। और कार्ल जुंग का एक वर्गीकरण इन्होंने व्यक्तित्व को 3 टाइप में डिवाइड किया है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं इस धरती के ऊपर। और पहला व्यक्तित्व बताया अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, और दूसरा बताया है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, और तीसरा बताया उभयमुखी यानी कि एम्बिवर्ट। कार्ल जुंग कहता है बस यही व्यक्तित्व है, या तो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या वो एम्बिवर्ट है। एम्बिवर्ट का मतलब होता है इन दोनों के गुण इसके अंदर समाहित हो गए। अंतर्मुखी क्या होता है, आपने कभी सुना है अंतर्मुखी? क्या होता है अंतर्मुखी? इंट्रोवर्ट। हाँ, अच्छा, आपके हिसाब से अंतर्मुखी क्या होता है? आप मतलब ये है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हम्म, मतलब दूसरों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि लेन देन है, बट वो थोड़ा हिचकिचाते हैं उनके साथ में अपना स्टार्ट कर। लेन देन तो है, सोशल पार्ट, सोशल एनिमल, वो जल्दी से उनके साथ मिलते नहीं है। ठीक है, और किसी के दिमाग में आ रहा है? अच्छा, आप खुद अपनी पर्सनैलिटी को देखें, आप इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या आप एम्बीवर्ट है? आप सब लोग इन तीनों में से हैं। इंट्रोवर्ट भी हो सकता है जिसके आइडियाज होते हैं वो सही टाइम पे ही हाँ, वो होके नहीं बताता। एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा पता चलते ही उस बात को रहता है। ये उसके गुण और दोष है। इंट्रोवर्ट है तो उसके कुछ गुण भी है और उसके कुछ दोष भी है। एक्सट्रोवर्ट है तो उसके कुछ गुण है, दोष है। तो अपने अपने गुण दोष तो सब में है, वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपको यह समझना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। अंतर्मुखी वो होता है जो अपने जीवन की शक्तियों का लगभग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अंदर की तरफ करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर इस्तेमाल करता है। और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो बाहर की तरफ करता है, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सब ज्यादा बाहर की तरफ लोगों के साथ मिलने जुलने में करता है। और ये अपने ऊपर ही खर्च करता है एनर्जी को, दूसरों के ऊपर नहीं। मैं दोस्त क्यों बनाऊं, मैं अपने आप से ही दोस्ती कर लूं।
और एम्बिवर्ट जो होते हैं उभयमुखी, इनमें थोड़े थोड़े लक्षण दोनों के होते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। यहां पर आप देखो अंतर्मुखी, कार्ल जुंग कहता है ये व्यक्ति जो बैठा है ना, इसने अपना दायरा जो है यहां तक बना रखा है और ये बैठा बैठा अपनी किताब पढ़ रहा है और इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनसे वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं खुद ही अपने हिसाब से ही अपने जीवन को तय करूंगा और मुझे क्या करना है, और ये लोग जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो अंतर्मुखी वो होता है जो अपनी शक्ति को अंदर ही संचित रखे, अंदर ही इस्तेमाल करे, यानी कि वन वो स्टोर्ड हिज या हर पावर इनसाइड, पावर का इनसाइड में वो स्टोर करे। आत्म केंद्रित आप किसको कह सकते हो, जो अपने आप में केंद्रित रहे, जिसको हम शर्मिला टाइप का बोलते हैं कई बार ना, जो संकोची टाइप का व्यक्तित्व होता है, दूसरों के साथ बहुत कम घुलता मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो यहां पर अगर आप देखें ना, तो शर्मिला व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। बहुत ज्यादा शर्मिला व्यक्ति कई बार क्या होता है कि अच्छी चीजें वो ले नहीं पाता है। तो शर्मिला होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें अगर आपको कहीं मिल रही है तो आप धीरे से उनकी जानकारी भी प्राप्त कर लो। तो उसके बाद में देखो रूढ़िवादी, इसको रूढ़िवादी टाइप का भी बोलते हैं, सी पर्सनैलिटी। और कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल, अकेलापन, लाइक लोनलीनेस, वो इस प्रकार की पसंद करता है, वो अकेलापन पसंद करता है, उसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट इसका उल्टा हो जाएगा, शक्तियों का इस्तेमाल वो बाहर की तरफ करे, बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इस टाइप के लोग होते हैं जो जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ और अच्छी गप्पे मारते हैं, और नया आदमी मिलते ही जो है उसका परिचय मांग लेना, उसके साथ बातचीत स्टार्ट कर देना। कई बार आपने देखा होगा बच्चे, छोटे बच्चे जो है कहीं हम लेके जाते हैं ब्याह शादियों वगैरह में, तो कई दिन तक जो है वो एकांत में बैठे रहते हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं, और एक बच्चा उनमें से तुरंत जो है मिल लेता है और बातचीत कर लेता है और उनके साथ थोड़ी देर बाद में खेलने लग जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है, और एक बच्चा कई दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं गुण ज्यादा और कम होते हैं। तो बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो अपनी शक्ति का संचार बाहर की ओर करता है। शक्ति का संचार किधर करता है, बाहर की ओर। दैट रेडिएट इट्स पावर आउटसाइड, आउटसाइड या आउटवर्ड। आशावादी व्यक्तित्व, इसको आशावादी भी कहते हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी। और मिलनसार वे समाज केंद्रित व्यक्ति होते हैं जो दूसरों से जल्दी मिलते रहते हैं। सोशिएबल एंड सोशल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, सामाजिक कार्यों में लोग रुचि रखते हैं, और यानी कि इंटरेस्ट इन सोशल वर्क। खुश मिजाज के व्यक्तित्व होते हैं, हैप्पी नेचर्ड पर्सनैलिटी, और खाने पीने के शौकीन होते हैं, फॉन्ड ऑफ फूड एंड ड्रिंक, कुछ ज्यादा ही। अच्छा, गुण कम या ज्यादा हो सकता है, कईयों में ज्यादा होता है, कईयों में कम होता है। अच्छा, कई बार जैसे मैं पढ़ाता हूं तो क्लास के अंदर ही जो स्टूडेंट एक दूसरे से बातें करते हैं कि तू एक्सट्रोवर्ट है, तू इंट्रोवर्ट है, तू ये। यहां पता नहीं लगता है। यहां अगर मैं चाहूं कि पता लगाऊं तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस माहौल को अगर मैं एकदम थोड़ा सा ओपन कर दूं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली कर दूं, तो मुझे कुछ चीजों के बारे में पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कौन ज्यादा इंट्रोवर्ट है। चलिए, तो आपको एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट समझ में आया। अभी आप देखो कि उभयमुखी क्या होता है, जिसके अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यानी कि थोड़ा एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा इंट्रोवर्ट, उसको हम बोलते हैं एम्बिवर्ट या उभयमुखी। दोनों गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी, इन विच बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड। तो कार्ल जुंग ने जिस प्रकार का व्यक्तित्व बताया है वो 3 प्रकार के हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार्ल जुंग का वर्गीकरण बताइए, तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। अब आप एक क्वेश्चन देखिए जो रीट में पूछा गया है 2012 में। इस क्वेश्चन की तरफ आपको गौर करना है। यह कह रहा है कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी की किस विशेषता के आधार पर भिन्न है, यानी कि एन एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट डिफर फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक। मजबूत भावनाएं, पसंदगी व नापसंदगी, मन ही मन में परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है,
अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक एंड डिसलाइक्स, एक्सप्रेस हिज फीलिंग रेदर देन वरिंग अबाउट देम, इट्स इमर्स्ड इन इंटेलेक्चुअल वर्क, इट बेटर एट राइटिंग देन स्पीकिंग। फर्स्ट वाला सर, कौन सा लग रहा है? फर्स्ट। पहला लग रहा है? सोच लो। ये कह रहा है कि बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट विद्यार्थी जो होता है ना, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार से भिन्न है? बड़ा होगा सर। यानी कि अंतर्मुखी से वो डिफरेंट किस प्रकार से है? आपने कहा कि पहला इसका आंसर होगा कि उसकी भावनाएं मजबूत होती है, पसंदगी और नापसंदगी होती है। क्या पसंदगी और नापसंदगी इंट्रोवर्ट में नहीं होती? होती है कि नहीं होती है? तो ये इसका आंसर तो नहीं हो सकता जो आपने बताया। अब बताओ क्या लग रहा है? सेकंड। सेकंड लग रहा है आपको? जो कह रहा है कि मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा, यानी कि वो परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करेगा यानी कि बाहर की तरफ। मतलब वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। हाँ, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है जो बार बार अभिव्यक्त करता है, छोटी छोटी चीजों को दूसरों के साथ शेयर कर देता है, यानी कि अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल बाहर की तरफ करता है, संचित नहीं करके बाहर की तरफ करता है, वो एक्सट्रोवर्ट है। और बहिर्मुखी की बात कर रहा है ये। चलिए, तो अपने बौद्धिक कार्यों में, तो इसका आंसर यही होगा सेकंड वाला, एक्सप्रेस हिज फीलिंग रादर देन वरिंग अबाउट देम। परेशान होने से अच्छा है अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। चलिए, तो अभी आप एक काम करें, लिखना स्टार्ट करें। हम इनको साथ साथ लिखते रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा।